हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। आज के इस टॉपिक में हम लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, साथ ही उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। क्लास 11th के लिए जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करते हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए मोमेंटम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। आपके पास में कोई भी एक मूविंग बॉडी है तो उसके अंदर कितना मोशन कंटेन्ड है, मोशन कितना है उसके अंदर, उसी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। आपके पास में एक सपोज़ कार है और एक साइकिल है, वो सामने की तरफ से आ रही हैं और आपको उसे रोकना है। मान लिया बहुत कम स्पीड में चल रही हैं, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हैं, तो आपको किसे रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर दोनों की स्पीड बराबर है कार और साइकिल की, तो आपको कार को रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है रोक भी ना पाओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है साइकिल के लीनियर मोमेंटम से, बिकॉज साइकिल का मास कम है और कार का मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन भी ज़्यादा है, और अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होने का मतलब उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई रुकी हुई चीज़ है, एक कार और एक ट्रक रुके हुए हैं और पीछे से उन्हें पुश करके उन्हें आगे मोशन में लेके आना है, एक डेफिनेट मोशन तक लेके आना है, तो आपको किसे ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, किसके लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ट्रक को मूव कराने के लिए, बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम जो है यानी कि अमाउंट ऑफ मोशन, वो मास पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर दो बॉडीज़ हैं और वो इक्वल मास की है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है, यानी कि उसका उतना ही ज़्यादा लीनियर मोमेंटम है। अगर एक बॉल आ रही है सामने से तो आप उसे रोक सकते हो आसानी से, लेकिन अगर एक बुलेट आ रही है बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही है तो उसे रोकना आसान नहीं है, वो उसके अंदर छेद करके बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है और साथ ही साथ वो कम जगह में ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, तो प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई कर रही है, लेकिन लीनियर मोमेंटम भी उसका ज़्यादा है बिकॉज उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। एक बॉल की वेलोसिटी की कंपैरिजन में बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी के इक्वल होता है। दैट मीन्स वेक्टर p इज इक्वल टू होता है m इंटू वेक्टर v। अगर आपके पास में कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर इसका स्पीड देखी जाए तो v है, और अगर वेलोसिटी देखी जाए तो उसके ऊपर वेक्टर से डिनोट करेंगे, डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो वेलोसिटी इसकी वेक्टर v है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p से डिनोट करते हैं। और बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी आप लीनियर मोमेंटम को सम करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लीनियर मोमेंटम्स को सम करेंगे, तो आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम मेथड जो आपका वेक्टर एडिशन का होता है, उसी मेथड से, वेक्टर के मेथड से ही आप उसे ऐड करोगे। मान लिया कोई सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सब वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, यहाँ लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, यहाँ लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ साथ लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन की। तो डायमेंशन अगर आप निकालनी है तो आपको एक तो मास की डायमेंशन रखनी है, मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन रखनी है आपको lt-1, तो ये हो जाएगी mlt-1। ये डायमेंशन हो जाएगी लीनियर मोमेंटम की। और लीनियर मोमेंटम, अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चल रही है, ये तो हमने बॉडी बात की थी कि कम स्पीड से चल रही थी, लेकिन अगर कोई बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी से चल रही है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, यानी कि v जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वी कैन कंपेयर, v को हम कंपेयर कर सकते हैं विद
स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड के मान लिया 10th पार्ट है या 5th पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आपको पता है कि उसका मास चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मास भी रिलेटिव होता है, और रिलेटिव मास एक ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है, रुका हुआ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट देख रहा है, और उसकी रिस्पेक्ट में ये बॉडी m मास की बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका इसका मास कैसा महसूस होगा, m विल बी इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो तब उस केस में लीनियर मोमेंटम of body with very high speed, very high relative velocity, वो हो जाएगा वेक्टर p इज इक्वल टू m नॉट, m की जगह हम रखेंगे m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वेक्टर v। तो तब वहाँ पर लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूले की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा लीनियर मोमेंटम का, जब बॉडी की स्पीड बहुत 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 ज़्यादा ही हाई होगी, यानी कि लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होगी, ठीक है। और जनरल अगर हम मैकेनिक्स यूज़ कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो हम यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v हम ये यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।